नमस्कार। चर्चा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चौबे। मेरे साथ में आप थोड़ा सा पीछे जाइए, याद कीजिए 26 मई 2014 राष्ट्रपति भवन के प्रीमाइसेस में आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और उस समय आपको स्लोगन भी याद होगा, अच्छे दिन आ गए। उसके साथ में जनता में अजीब सा विश्वास पैदा हुआ। इसी स्लोगन ने एक अजीब सी ऊर्जा भरी देश में कि परिवर्तन की बयार बहनी शुरू हुई। और वो ऐतिहासिक पल जिसे आप याद करके जो है कुछ लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि किस तरह से परिवर्तन की शुरुआत हुई। एंटी कांग्रेस एरा यानी कांग्रेस एरा का एक बड़ा सा जो है उस युग का अंत हुआ। और इस वर्ष आपने देखा होगा कि 26 मई 2025 के दिन नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात में ही दिखे। वहाँ उन्होंने कई प्रोग्राम्स का इनॉग्रेशन किया और सबसे बड़ी बात थी, एक ऐतिहासिक क्षण था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। तो हम लोग इन सभी बातों पे बात करेंगे, उनके पॉजिटिव्स निगेटिव्स पे बात करेंगे। देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, या फिर प्रो पीपल प्रोग्राम्स हों। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज के विषय में 11 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो पॉजिटिव्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनके लिए उनकी जो है आलोचना भी होती है। श्रृंखला में जो पहला पॉइंट आता है जो वो है जनधन योजना का। जनधन योजना आप जानते हैं, जिस तरह से आपको याद होगा कि एक समय था गरीब आदमी बैंक के बाहर, सरकारी बैंक खासकर, उसके सामने जो है लाइन लगा के बैठा रहता था, लेकिन उसके लिए खाते नहीं खुल पाते थे। प्रधानमंत्री मोदी के आने से वो जो जनधन अकाउंट शुरू हुए, और आपको बता दूं कि 2025 मार्च तक तकरीबन 55 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं, जिसमें 36 करोड़ के आसपास जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में लोगों के अकाउंट खुले हैं। तो ये जो मेगा प्रोग्राम था, इसने ऐसा नहीं, लोगों को जो लोग वंचित थे या गरीब थे, उनको उस सरकार की जो है विकास की जो स्कीम्स होती हैं उसके साथ डायरेक्टली जोड़ दिया। ये एक कहा जा सकता है कि एक पाथ ब्रेकिंग डिसीजन हुआ करता था, जिसका फल जो है आज गरीब लोगों को बहुत इच्छित तरीके से प्राप्त हो रहा है। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इसमें तकरीबन 10 करोड़ के करीब शौचालय बनाए गए। मैं इसके साथ में एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मुझे याद है एक बार लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर जाते हुए मुझे जो है एक गाँव के एक सड़क के पास में जो है एक सीरीज़ में जो है छोटे छोटे दिखे इज्जत घर। तो चर्चा में पता चला कि जो इस बार जो गांव में जो है बहुत रिकॉर्ड में जो है सभी के पास घर के बाहर जो है ये इज्जत घर बन गए हैं, जिसकी वजह से उसका दो फ़ायदा हुआ। आप देखेंगे कि मैं बहुत ये पॉजिटिव तरीके से इसको लेता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि इस स्वच्छता प्रोग्राम की वजह से हाइजीन, हेल्थ, सिक्योरिटी ऑफ विमेन, रूरल एरियाज में आप जानते हैं कि विमेन सिक्योरिटी जो है, गरीब परिवार के जो महिलाएं हैं उनके सिक्योरिटी भी जो है में भी इसने बड़ा रोल प्ले किया है, हाइजीनिक व्यवस्था को इस्टेब्लिश किया है। तो ये प्रोग्राम बहुत प्रशंसित हुआ है, खासकर जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। उसके बाद जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, इसके बारे में आप सभी को पता है। इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है, क्योंकि इसको लेकर जो है लोग कहते हैं कि एक पैरेलल जो व्यवस्था ऐसी गठित हुई है जिसमें कुछ जो व्यापारी वर्ग नाराज भी दिखता है, कुछ लोग लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन इसमें कहा यह भी जाता है, मैं क्रिटिसाइज इसलिए कह रहा हूं कि इसकी क्रिटिसिज्म साथ में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके साथ में बहुत लोग असंतुष्ट दिखते हैं। लेकिन इसके जरिए ये भी हुआ कि टैक्स स्ट्रक्चर में सरकार के जो है आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था से उसे काफ़ी कुछ जो है सरकार का रेवेन्यू, और ये स्टेट्स के बीच में डिस्कॉर्ड भी पैदा करता है लोगों को। जैसे खासकर मैं सदर्न स्टेट्स का नाम लूँगा या फिर वेस्ट बंगाल की, साहब जो वहाँ से टैक्स तो आ जाता है, लेकिन उसका जो डेवल्यूशन हो जाए, जो उसका जो पार्ट जो है, जो सरकार के जो स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए वो जितना इच्छित है वो मिल नहीं पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी की सरकार करती रही है। और उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप देखेंगे कि जो फ्री ट्रीटमेंट की बात है उसमें ये एक मेगा प्रोग्राम है। तकरीबन कहा यह जाता है कि इसमें जो है जो बॉटम जो है इंडिया की पॉपुलेशन, उसमें 40% लोगों के लिए जो है ये व्यवस्था की गई है। और ये पेपरलेस कैशलेस व्यवस्था है।
इसमें तकरीबन 29,000 जो हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया गया है। ये भी एक मेगा व्यवस्था है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से अगर ये धरातल पर उतर चुकी है योजना, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने जो है जो परमानेंट वोट बैंक बनाने की श्रेणी में कुछ प्रोग्राम है, जिसमें मैंने जनधन योजना हो और स्वच्छ भारत मिशन की बात की हो, उसमें आयुष्मान भारत की भी बात आती है। उसके साथ में डिजिटल इंडिया में आप जान ही रहे हैं कि यूपीआई, डिजिटाइजेशन, डिजी लॉकर, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हुई, उसने रूरल इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो ऐप की पहले खुदरा पैसे से लोग जूझते थे कि कैसे खुदरा दिया जाए। आज आप जानते हैं कि चाहे आइसक्रीम का पेमेंट हो, चाहे समोसे के पेमेंट, बस यूपीआई करो और आपको सुविधा वो मिल जाती है। तो ये सुविधा एक बहुत बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी डिसीजन था। उस समय भले शुरुआती दौर में भले ही लोगों ने इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन ये अब आम व्यवस्था में, आम आदमी के हाथ में जिस तरह से जो मोबाइल फ़ोन आ गया है, तो उसकी वजह से इसने जो है एक सुविधा जो है, बहुत बड़ी सुविधा पैदा कर दी है लोगों के लिए। और इसके बाद मैं आऊँगा कि एक जो और बड़ा डिसीजन हुआ राम मंदिर बनने का डिसीजन, जो इस तीसरा जो लोकसभा इलेक्शन हुआ जिसमें कि भी बीजेपी सरकार जीती, उसमें आपने देखा होगा कि राम मंदिर बहुत बड़ा रीजन था। वो अलग बात है कि अयोध्या से जो है बीजेपी अपनी सीट हार गई, समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। लेकिन ये जो बीजेपी के जो 3 कोर इशू हुआ करते थे, राम मंदिर का हो, चाहे आर्टिकल 370 का एवोल्यूशन हो, स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये राम मंदिर और जो 370 आर्टिकल से 370 का हटाया जाना, ये 2 बड़े कोर इश्यूज थे जो कि बीजेपी ने तीसरे टर्म तक आते आते पूरे कर लिए। और 370 के बारे में भी कहा जाता था कि पीढ़ियां हो जाएंगी, गुजर जाएंगी, नहीं ये हटेगा। जिस तरह से आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी जो है जिस तरह से बात किया करते थे, वो सब चीज़ें जो है आपके सामने हैं। आपने देखा कि किस तरह से वो चीज़ें बदल चुकी हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है नारी शक्ति को, वीमेन वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके लिए जो है उन्होंने नारी शक्ति कानून भी बनाया। आपने देखा होगा कि मुस्लिम वीमेन भी प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी फ़ैन दिखती हैं। उसमें ट्रिपल तलाक कानून हो, वीमेन एंट्री, एक मैं विशेष बात बताऊंगा कि जो वीमेन एंट्री जो डिफेंस सर्विसेज में शुरू हुई सभी कुछ दिन पहले, इसी हफ्ते आपने देखा होगा कि जो डिफेंस में ट्रेनिंग, जो एनडीए से जो कैडेट्स के रूप में जो निकले 17 वीमेन जो अफसर्स की जो तस्वीर सामने आई, सभी कुछ अखबारों में फ्रंट पेज पे दिखी, वो बहुत आकर्षक तस्वीर है, वो बदलते हुए भारत की तस्वीर है। उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। और तीसरी बात जो है नारी अभिनंदन, जो एक नया कानून भी पारित हुआ था, भले उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार को, कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है 106वां अमेंडमेंट जिसको भी कहा जाता है, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। ये लोकसभा और जो स्टेट की असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन की बात है महिलाओं के लिए, और इसको जोड़ दिया गया है चूँकि 2026 के बाद में जब डिलिमिटेशन होगा, सीटें और राज्य की असेंबलीज़ में या फिर यूँ कहेंगे लोकसभा में बढ़ेंगी, जिसके लिए आपने देखा होगा कि साउथ की स्टेट, खासकर तमिलनाडु ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि डिलिमिटेशन होगा तो साहब हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन हमने कम की है तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह के मतलब उसके दोनों पक्ष है। आप इस तरह से क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि जिसके लिए जो है जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने डिलिमिटेशन को एक इशू बना रखा है। हो सकता है इस बार का जो है अगले साल जो स्पेशली कर्नाटका और तमिलनाडु का इलेक्शन हो, उसमें एक मुद्दा भी ये बना रहेगा। लेकिन 2026 तक जो है डिलिमिटेशन की बात हो रही है। और एक और बड़ा पॉइंट आता है, आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज, ये सभी आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट हो, स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही। स्मार्ट सिटीज़ पे मैं कहूँगा कि 2024 तक जो है, एंड तक जो है, यानी 25 जून जो है जो 2015 में लॉन्च हुआ था, तो इस समय 10 साल हो गए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात थी, मॉडर्नाइज सिटीज़ की बात थी, एक ऐसी व्यवस्था इन स्मार्ट सिटीज़ में एटलीस्ट 100 सिटीज़ में इस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें उस तरह की तेज़ी, आप राजधानी की ही बात देख लें, दिल्ली में ही स्मार्ट सिटी के रूप में जो वो मॉडल है वो तो नहीं दिख रहा है, फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो इस फ्रंट पे आप क्रिटिसाइज किया जा सकता है सरकार को कि जो वो परिकल्पना है वो पूरी तरह से जो है धरातल पर अभी यूँ कहें कि इन द प्रोसेस है,
11 साल के इस जो 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 रेजीम है उसमें अभी पूरी तरह से जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। ये ज़रूर है, शहरों के जो बहुत सारे शहर बदल चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की व्यवस्था, एक्सप्रेसवेज हुए हैं और बहुत सारी जो जो डिजिटाइजेशन है इसकी वजह से व्यवस्थाएं बदली हैं। लेकिन जो जो मॉडल, जो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही थी, वो उस तरह से एक एक परिकल्पना जो है पूर्ण अभी नहीं दिखती है। और उसके बाद जो जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो जो प्रधानमंत्री मोदी के जो संकल्प के साथ शुरू हुआ, आपने देखा होगा उसमें आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारी चीज़ें बदली। जो आप मेक इन इंडिया से लेके आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की ही वजह से आपने देखा कोविड-19 के टाइम में एक टेस्ट हुआ। कोविड-19 की वजह से जो महामारी में आपने देखा विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े देश, यूएस हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यूएस में भी बड़ी वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया उसमें लोगों को जोड़ा, जन जन को, वो बहुत बड़ा कारगर तरीके से उन्होंने उसको जो है पूरा किया। उसमें जो फ्री वैक्सीन है और वैक्सीन्स का जो है आपने देखा होगा जो सरकार की तरफ से रिकॉर्ड समय में वैक्सीन जो है उसकी जो जो शोध था उसको पूरा कराना, वैक्सीन का मार्केट में आ जाना, सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन दिलवाना, ये ऐतिहासिक था। मुझे लगता है आने वाले जो पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी उसमें आने वाले समय में ये एक बड़ा डिसीजन है जो कि एक बड़ी उपलब्धि सरकार की मानी जाएगी। उसी के साथ में आपने देखा होगा चूँकि हमारे यहाँ गरीबी जिस तरह से रूरल एरियाज में रही है, उसमें जो अन्न योजना जो आपने देखा कि तकरीबन 80 करोड़ लोगों को जो है वो अभी भी चालू है। जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल के उस गरीबों को जो है मदद की, उसमें ये नहीं देखा गया कि कोई किसी कास्ट का है, किस वर्ग का है। जो गरीब है वो गरीब है, जिसको ज़रूरत थी वो मुहैया की गई। इन सब पॉजिटिव्स के साथ में ये भी कहा जा सकता है कि जो जो इनके साथ में कुछ ऐसी योजनाएं भी शुरू हो गई थी। जैसे सरकार की तरफ से मैं एक मेंशन करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी। पीएलआई स्कीम के बारे में इस समय चर्चा ही नहीं हो रही। उस समय चर्चा बहुत बैंक के साथ शुरू की गई थी, लेकिन वो उस पीएलआई स्कीम के साथ जिस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना था, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना था, लोकल यूनिट्स को प्रश्रय देना था, वो उस तरह से सफल होता हुआ दिखा नहीं। और इस समय इस बार के बजट में भी उसकी उस तरह से चर्चा रही नहीं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो स्कीम जो है जो आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो आत्मनिर्भर भारत का पार्ट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं कि आगे बढ़ी स्टार्टअप्स में स्पेशली मैं फिनटेक कंपनीज़ की बात करूँगा, जिसमें जी की जो डिजिटल पेमेंट को लेकर जो भारत पे हो, रेजर पे हो, फ़ोन पे हो, इन सबों ने ज़बरदस्त अभी भी एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों ने जो इन सब जो फिनटेक्स ने जो है भारत की तस्वीर बदल दी सरकार के सपोर्ट के साथ में। दूसरा आपने देखा होगा ई कॉमर्स में जो आपने देखा होगा जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो है मेसो, लिसस, नायका, इस तरह की जो कंपनीज बन गई। इन लोगों ने एक तरह से बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, बहुत सारे लोगों को जोड़ा और नए एंटरप्रेन्योर्स को एक तरह से इनकरेज भी किया। उसके बाद हेल्थ टेक भी हैं, उन लोगों में भी हुआ और कुछ जो अब तो हाउस होल्ड नेम हो चुके हैं। जैसे आपने स्विगी का नाम सुना होगा, जेप्टो का होगा, बाइजू होगा, अन अकेडमी होगा। इस तरह के जो स्टार्टअप शुरू हुए, इन्होंने भारत की एक जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट एक तरह से करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे यूथ को जो है इंस्पायर किया है। तो ये नो डाउट देखा जाएगा कि जो 11 साल का कार्यकाल है उसमें ये सब चीज़ें एक अलग तरह से दिखती हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं कि इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात में। इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात अगर हम करते हैं तो उसमें नए भारत की बात हो रही है। नया भारत जो कि बदला हुआ है, नया भारत बदला हुआ है और उसमें जो है उसमें कई चीज़ें बदल गई हैं। नए भारत में आप देखेंगे कि कोविड-19 में हम लोगों ने देखा अपनी आत्मनिर्भरता दिखा दी। उसके साथ में जो है दो तीन चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा। नए भारत में जो है एंटी टेरर जो मोदी सरकार का जो डॉक्ट्रिन है, जिसका जो आपने अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले उरी और बालाकोट भी स्ट्राइक हुई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने जो है नए भारत की एक तरह से तस्वीर बदल दी और दुनिया को दिखा दिया, अपनी सामरिक शक्ति को भी दिखाया। उसमें आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो एक तरह से जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको वहाँ की सीमा में घुस के मारना,
भारत क्लेम जरूर, उसके पहले जो नारा जरूर दिया जाता था, लेकिन इस बार जो बॉर्डर एरियाज के पीओके एरियाज तक सीमित था। लेकिन इस बार पंजाब प्रोविंस में घुस के वहाँ पर जो कि वहाँ के जो मुरीद के और उस तरह के बहावलपुर के कैंप में अटैक किया गया, एक तरह से वहाँ जो जो टेररिस्ट कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय किया, बहुत बड़ी बात थी। उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। उसके बारे में जो है आप देखेंगे, मैं यूएस के एक डिफेंस एक्सपर्ट की बात कर रहा था, उसमें जो करना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जॉन स्पेंसर, जो अगर उनका हम लोग बायो देखें तो वो जो है वार इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उस तरह से एक एक्सपर्ट के रूप में उनकी जो डिफेंस एक्सपर्ट की एक भूमिका के रूप में लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कर, खासकर उसके बारे में उनका राइटअप आता है, इंडिया की जो है किस तरह से इंडिया ने अपने को ट्रांसफॉर्म किया है। तो वो राइटअप जो था इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर पे, अ बैटल फील्ड वर्डिक्ट ऑन चाइनीज वेपन्स एंड इंडियाज विक्ट्री, जैसा कि जो आप हेडलाइन देख रहे हैं उससे ये एक तरह से समझ में आता है। उन्होंने पहली लाइन लिखी है, इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मॉडर्न डिफेंस पावर बिगन इन 2014 व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव के साथ में किस तरह से परिवर्तन हुआ। द गोल वाज क्लियर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन आर्म्स इंपोर्ट्स एंड बिल्ड ए वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। इसके बाद में आपने देखा कि उन्होंने देन केम ए सेकेंड वेव इन 2020, द combined shock of the COVID-19 pandemic and the Galwan Valley clash with China exposed the fragility of foreign supply chains and the urgency of operational self-reliance। वो कहते हैं कि मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत को अनवील किया, उसके बाद से वहाँ से जो सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो है तस्वीर एक तरह से बदलने लगी, जिसका जो है बाई 2025 इंडिया हैड इंक्रीज डोमेस्टिक कंटेंट इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम 30% टू 65% विद अ गोल ऑफ 90% बाय द डेकेड एंड। तो इसकी जो उन्होंने जिस तरह से भारत की प्रशंसा की है डिफेंस में और अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने में, ये इसका जो है एक्सप्रेशन आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जो कि अब सबकी ज़बान पे छुपा हुआ रच बस गया है, और वो ऑपरेशन अभी सस्पेंड हुआ है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीचेज में कहा है। वो कभी भी अगर एक भी स्ट्राइक टेरर की होती है हमारे यहाँ भारत में, तो उसको जो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो इस तरह की जो सामरिक क्षमता को पैदा करना 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस जो है, ये जो इस कॉन्फिडेंस के साथ में भारत में जो है सबके बीच में जो है अपने साथ में कॉन्फिडेंस पैदा होना, और राष्ट्रवाद की भावना जो है पूरे तरह से, जिसकी वजह से एक तरह से आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन कोशिश भी कर रही है घेरने की सरकार को, कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप के मेडिएशन के बाद में जो सरकार को इस ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा, वो चर्चा होती रहेगी। ऑपोजिशन अपनी तरह से जो है सरकार को घेरती रहेगी, क्रिटिसाइज करती रहेगी, लेकिन लोगों के दिमाग में बात बन चुकी है, बनकर घर बैठ मतलब एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने लोगों ने जो है इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारत में वो सामरिक क्षमता है कि हम अपने दुश्मनों को जो है पूरी तरह से जो है एक तरह से नील डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में एक और बात आती है, मैं कहूँगा जो अगर अचीवमेंट की बात है, तो जो इंडिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात है, अगर हम IMF डेटा की बात करते हैं, तो जो भारत जो है तकरीबन जो है 2025 तक बहुत कुछ इस स्थिति में है कि जापान की, यानी जो 4th जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, जापान को हम लोग जो है सुपरसीड कर जाएंगे। लेकिन उसमें क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि इतना तो हम लोग उस आंकड़े तक जो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे बीच में जो अंतर है, जो पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है, जो वो उसका डिफरेंस बहुत है। इंडिया का पर कैपिटा जो है GDP आप देखेंगे वो है तकरीबन $2880, जो कि जापान के कंपैरिजन में कहीं नहीं। जापान का भी जो है 33,960 डॉलर के करीब IMF डेटा के अनुसार आता है। तो जाहिर सी बात हम लोग कहीं उसके सामने स्टैंड नहीं करते हैं। 4th इकोनॉमी होना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सरकार की आलोचना ज़बरदस्त हो सकती है कि 4th इकोनॉमी होने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है जनता के लिए, यानी लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को कम किया जाए, लोगों के सामने इतनी अपॉर्चुनिटी है, लोग जो है बेहतर स्थिति में एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में आगे बढ़ सकें। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके लेवल पे जो है, जिनको लेके जो है क्रिटिसिज्म हो सकती है सरकार की। और
और ये बराबर क्रिटिसिज्म होती भी रहेगी। लेकिन इसके साथ में जो दूसरा पक्ष सरकार का आता है उस पे मैं आऊँगा कि मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग उस तरह से नहीं कर पाए क्योंकि चाइना के साथ में कोविड एरा में आप यूँ कह सकते हैं, या इस समय जो टैरिफ यूएस ने लगाया है उसके ऊपर, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो भी उस तरह से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उतना अच्छा हम लोग कर नहीं पाए। दूसरी बात आती है फार्म सेक्टर में। फार्म सेक्टर में आपने देखा कि किसानों का लगातार, दूसरी जो इस समय आपने देखा कि दूसरी बार सरकार आई थी उसके बाद में लगातार विरोध चलता रहा है। फार्म में जो है सेक्टर में किसानों का जो आंदोलन है, जो वो एमएसपी गारंटी की बात आ रही है, भले ही उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि एक किसी खास वर्ग ने या किसी किन्हीं स्टेट्स के किसानों का आक्रोश जो है सरकार के खिलाफ था, वो अलग बात है। लेकिन जो अभी जो फार्म सेक्टर में जिस तरह से कहा गया था कि फार्मर्स की आमदनी को दुगना करने की बात है, ये सब बातें अभी धरातल पे नहीं आई हैं, जिसकी वजह से, जबकि आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश अभी भी हमारा भारत है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है जो जनसंख्या है या जो लोग हैं अभी भी रूरल इंडिया में ही उनका नंबर ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे गाँव विकसित नहीं होंगे, हमारे गाँव का विकास नहीं होगा, किसानों का विकास नहीं होगा, तो ये जो 11 साल की जो बाकी सेगमेंट में अगर सफलता है, तो ये सफलता जो है उस लेवल पर नहीं दिखती है। यहाँ पर बहुत आक्रोश है, असंतोष दिखता है, जाहिर सी बात है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी जो है हम लोग जो हमारा जो प्लान टारगेट है उसको उस आंकड़े को हम लोग जो है अपने कमिटमेंट को जो है जो आईएमएफ के साथ अगर उस कमिटमेंट को देखा जाए तो हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो इंक्लूजन होना चाहिए प्रोसीड का, वो फिस्कल डेफिसिट के कैलकुलेशन में पूरा नहीं होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो हमारा कमिटमेंट हुआ था बजट FY 21-22 की बात करें हम लोग, तो हम लोग ट्रैक पे दिखते ज़रूर हैं कि फिस्कल डेफिसिट को जो है अपना जीडीपी रेशियो जो 4.5% से नीचे रखेंगे और 2025-26 के तक, तो उसके करीब तो हम लोग हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में आप देखेंगे जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, उसको पूरा होता हुआ नहीं दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात इस समय, जिसकी राजनीतिक रूप से इस समय आपने देखा होगा कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुई, वो है जो मणिपुर का लगातार जलते रहना। ये सरकार की देखा जाए तो इसके लिए ज़बरदस्त सरकार को क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद में राहुल गांधी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है, क्योंकि जो ये इस तरह से देखा जाए जो एथनिक वायलेंस शुरू हुआ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मणिपुर में मैतेई और कुकीज़ के बीच में, वो अभी भी चल रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैली और हिल्स की लड़ाई है लोगों के बीच में अभी भी जारी है, जो कि 23 में शुरू हुई, मई मंथ में जो है, इसी महीने में जो है, मई में लास्ट मंथ में आप कह सकते हैं कि मई 3 2023 में शुरू हुआ था। जो वो जिस तरह से वायलेंस शुरू हुआ था वो बीच में कम हो जाता है। सरकार ने पूरा कोशिश की उसको कंट्रोल करने की, सेगमेंट से जो कुकीज़ और माइतीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करने की होम मिनिस्टर ने भी पहल की, लेकिन अभी तक उन स्थितियों को जो है कंट्रोल नहीं किया जा सका है। वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अभी भी लगा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आ रही थी कि जो चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह को हटाया गया था, फिर से बीजेपी जो है वहाँ पर सरकार बना सकती है, ऐसी स्थितियाँ हैं। लेकिन मणिपुर की जो घटना है वो लगातार सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको कटघरे में खड़ी करने के लिए एक घटना, बहुत बड़ी घटना है। दूसरी वो अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो गेटवे ऑफ इंडिया, जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो एक प्रोजेक्ट हमारा है कि जो न्यू इंडिया का फेस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने बड़ी बातें लिखी थी। वो अगर मणिपुर शांत नहीं होता है, मणिपुर में व्यवस्था बहाल नहीं होती है, तो उस पे प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है। उसके बाद में हम लोग एग्री रिफॉर्म्स की बात कर ही रहे हैं, वो जो फार्म सेक्टर के साथ में है। एग्री रिफॉर्म्स उस तरह से जो कि रिलेटेड है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, उस पर अभी पूरी बात नहीं आई है। और हाँ, इसके साथ में एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि हम लोगों ने जो एमपीज के डेलीगेशन को भेजा ताकि हमारी छवि जो है, हम लोग जो है जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान को, उसको ध्वस्त कर सके और भारत की तस्वीर जो एंटी टेरर, जो टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको सबको समझाया जा सका। किस तरह से हम लोग लगातार 70 साल से जो है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और विश्व के और कई देशों में भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। और पाकिस्तान किस तरह से जो है
टेररिस्ट का जो एक्सपोर्टर बना हुआ है उस छवि को सामने करना और उसको ग्रे लिस्ट में लाना, फाट में, इस तरह की जो कवायद हमने की है। लेकिन आपने देखा कि भारत के साथ जो साथ में खड़े न होना, कई देशों की बात, उसके साथ में पाकिस्तान के साथ में तुर्की और चाइना तो खड़े होते हुए दिखे। अलग बात है कि हमारे खिलाफ जो है क्रिटिसिज्म नहीं, यूएन में रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन साथ में देश का, अन्य देशों का खड़े हो जाना, वो कमी दिखाई पड़ी। तो उसमें फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे जो है आप देखेंगे कि वो फेलियर दिखती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो पहली बार जो प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली थी, तो उस समय आपने देखा होगा कि जिस तरह से सार्क नेशंस के जो हेड्स को बुलाया गया था, उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश, मालदीव सब थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? 11 साल के बाद आप उसको देखने की कोशिश कीजिए तो बांग्लादेश में वो स्थितियां नहीं है, सामान्य नहीं है। शेख हसीना की सरकार जा चुकी है और बांग्लादेश में जिस तरह की सरकार बनी हुई है, एक इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है, और वहाँ के जो लोगों का जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हिंदूज के साथ में आक्रोश है या भारत के खिलाफ जिस तरह से वहाँ पर एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उन सब के बीच में कहा जा सकता है कि सामान्य नहीं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार के साथ में भी, म्यांमार भी डिस्टर्ब्ड है, तो उनके साथ में भी वही स्थिति है। श्रीलंका, अब मैं नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका इस समय ट्रैक पे आना शुरू हुआ। वहाँ पर सिविल वॉर आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हुआ था। वहाँ की सरकार जो इस समय है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो है इस समय ऑन ट्रैक दिख रही है। नेपाल भी डिस्टर्ब रहा है, आपने देखा बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर। तो हमारे इन 11 वर्षों के बीच में जो है इन सब नेबरहुड में जो है हम लोग अभी वो सामान्य स्थितियों में हमारे रिलेशन जो नहीं बने। और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो होती है मोदी सरकार की, वो जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है। उसमें आपने देखा होगा ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो अलग बात है कि पिछली सरकारों में भी सीबीआई को जो है जो तोते की संज्ञा दी गई थी, सरकार के तोते की, वो अलग बात है। लेकिन इस समय जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के ऊपर अटैक करती रही हैं कि अगर उनके खिलाफ जाते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ, तो ईडी और सीबीआई का शिकंजा किस तरह से कसता है और लोग किस तरह से कंपेल्ड हो जाते हैं कि सरकार के साथ में खड़े होते दिखाई पड़े। इस तरह का क्रिटिसिज्म इस बीच बहुत ज़बरदस्त हुई है, क्योंकि उसमें ईडी के बहुत सारे केसेज हुए, लोग पकड़े गए, लेकिन उनका जो रेट है, वो जो प्रोसिक्यूशन का, वो बहुत कम है। ये भी एक बड़ा कारण है सरकार के क्रिटिसिज्म का। उसके बाद हम लोग आते हैं कि सबसे बड़ा उसके बाद जो हम लोग के देश की एक बड़ी आबादी है, जो आप देखेंगे कि इनसिक्योरिटी एमंग मुस्लिम्स का जिस तरह से आइसोलेशन की बात करते हैं कि साहब, आपने देखा होगा कि हमारा नारा जो सरकार का जो जरूर रहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ सब और सबका विश्वास की बात करते हैं, सबके विश्वास में ये उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार भी है, उसमें भी कोई भी जो है मुस्लिम, जो इस तरह से देखा जाए तो मिनिस्टर नहीं दिखता है। लोकसभा में आप देखेंगे तो बीजेपी का कोई मुस्लिम एमपी राज्यसभा में नहीं दिखता है इस समय, लोकसभा में दिखता है। ये भी कमी जो है अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो मोदी सरकार के ऊपर इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और आपने अभी हालिया में देखा कि सरकार ने, वो अलग बात है कि उनके पास नंबर है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास करवा लिया है, उसमें अभी आज ने देखा होगा आपने कि उम्मीद, जिसके तहत जो है कहा जा रहा है कि जो 9 लाख वर्क प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रजिस्ट्रेशन की बात कही जाए, तो ये सब सारी बातें उसमें समाहित हो रही हैं। वो सरकार क्लेम कर रही कि साहब ये पॉजिटिव है, लेकिन जो इनसिक्योरिटी है मुस्लिम समाज में, वो ज़्यादा बढ़ गई है इस समय। और लोग जो कुछ बात, उसका परिणाम आप देखते हैं कि जो वायलेंस और इस तरह की बातें रिपोर्ट होती रहती हैं, तो इसको इस जनमानस को, इसे, क्योंकि 19 से 20 करोड़ की आबादी जो है मुस्लिम जनमानस की है, तो उसको किस तरह से सरकार के साथ में सरकार कोशिश कर रही है। ट्रिपल तलाक के बाद में वहाँ के महिलाओं को एक तरह से उन्होंने खुश करने की कोशिश की। इस समय पसमानदा मुसलमानों को भी खुश करके, जो कि बीजेपी 7-8% अपना वोट बैंक जो है इंटैक्ट रखने के लिए उनको भी अलग से रिजर्वेशन देने की बात कर रही है, तो ये ओबीसी कैटेगरी में। तो ये सब बातें हैं सरकार की तरफ से जो ओलाइव ब्रांच दिखाई जा रही है, लेकिन कितना ये आगे जाएगा, उस समाज का कॉन्फिडेंस जो वर्तमान सरकार के साथ कितना आएगा, ये भी देखना है। और इसके बाद में 2-3 चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है जिसका नुकसान हुआ,
देश को भी नुकसान हुआ लोग कहते हैं। उसमें उसके लिए बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है। डीमोनेटाइजेशन की बात की जाती है जो कि 8 नवंबर 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो 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 फॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो डिसरप्ट हो गई। जो ये कैश में ट्रांजैक्शन हुआ था तो छोटे छोटे जो 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 यूनिट्स काम किया करती थी, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ करता था, उससे डिसरप्शन हुआ, जॉब लॉसेज हुई, जो 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 इनकम रिडक्शन हुआ। इन सब चीज़ों से जो इस एडवेंटरीज में कहा यह जाता है कि सरकार ने जो है, जो मोदी सरकार की वजह से बहुत सारे डिसरप्शन हुए, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का कारण होता है। और लेकिन इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके बाद में हम लोग आते हैं कि इसके बाद क्या। 11 साल का जो कार्यकाल मोदी सरकार का चल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐतिहासिक अचीवमेंट भी हैं, लेकिन उसके साथ क्रिटिसिज्म भी है। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद में आपने देखा होगा कि 24 के लोकसभा पोल्स में आपने देखा कि जो 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 नंबर्स कम हुए, 2040 के आंकड़े पे जो 240 के आंकड़े पे जो सरकार सिमट गई, उसके बाद लग रहा था कि मोदी सरकार जो है कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो है आपने देखा हरियाणा का असेंबली इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र का हुआ, और उसके बाद में दिल्ली का चुनाव। स्ट्रेटजी चेंज हुई, फिर से जो है कॉन्फिडेंस उस सरकार में दिखने लगा है। और उसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जो है पार्टी में हो या देश में जिस तरह से राष्ट्रवाद की इस समय लहर दौड़ रही है, और बहुत सारी नई चीज़ें जो हुई, आपने देखा होगा पिछले साल जो है जो कुंभ का आयोजन हुआ, उसके साथ में जो है जो धर्म के नाम धर्म के साथ में लोगों को जोड़ा गया। तो फिर से जो मोदी सरकार में एक जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको क्या लगता है? उसके बाद लगता है कि या 4 टर्म के लिए भी जी प्रधानमंत्री मोदी तैयार कर रहे हैं अपने को? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने सुझाव जरूर लिखिए। असहमति आप दर्ज कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आप असहमति दर्ज करते हुए इस पर कुछ लिखिए जरूर, क्योंकि चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। अगले एपिसोड में किसी नए सब्जेक्ट के साथ में फिर मैं आपसे जुड़ूंगा। धन्यवाद।